हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ केमिकल का संबंध केमिकल रिएक्शन से है और काइनेटिक्स का संबंध मूवमेंट से है, यानी कि गति से है, स्पीड। तो इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के स्पीड को पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये केमिकल काइनेटिक्स ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है और यह केमिकल रिएक्शंस के स्पीड के साथ डील करती है और उस रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं उसको डील करती है और स्पीड के टर्म्स में रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी ये डील करती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स is a branch of physical chemistry. It is a branch of physical chemistry which deals with, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है जो डील करती है पहला विथ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन। सेकेंड, यह ब्रांच डील करती है अबाउट द फैक्टर्स affecting the rate of reaction, and third, it deals with mechanism of reaction. मैकेनिज्म बोले तो यहाँ इन टर्म्स ऑफ स्पीड, कहने का मतलब ये है कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल रिएक्शन के स्पीड को पढ़ेंगे कि इसका स्पीड कितना है। दूसरा, केमिकल रिएक्शंस को प्रभावित करने वाले सभी फैक्टर्स को पढ़ेंगे। इन फैक्टर्स में मुख्य रूप से ये रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन होंगे, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा और कैटलिस्ट होंगे। तो ये कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, ये फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो इनको पढ़ेंगे हम लोग। फिर केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्शन का स्पीड से रिलेटेड उसमें कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, टूटते हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ स्पीड हम लोग रिएक्शन के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। तो हम लोग समझ गए
कि केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with rate of reaction, that is the speed of reaction. Secondly, we will study about the factors affecting the rate of reaction, and third, mechanism of reaction in terms of speed. कुल मिलाकर के कहें तो केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन के स्पीड, फिर रिएक्शन के स्पीड को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स और स्पीड से रिलेटेड रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। अब बात आती है कि केमिकल काइनेटिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं, यानी कि व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तो याद रखिए कि केमिकल काइनेटिक्स को हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शन कराए जाते हैं और डिजायरेबल प्रोडक्ट्स प्राप्त किए जाते हैं, तो वहां पर इसका एप्लीकेशन है। सेकेंडली, फॉर द बेनिफिट पर्पज, पर्पज। अब इंडस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट्स प्राप्त करने के लिए उस रिएक्शन का स्पीड कितना होना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स को गेन कर सकें, प्राप्त कर सकें, इसके लिए ये केमिकल काइनेटिक्स का यूज होता है। अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़े थे और यहाँ केमिकल काइनेटिक्स में भी, लेकिन दोनों चैप्टर अलग अलग हैं। कैसे? थर्मोडायनेमिक्स में हम केमिकल रिएक्शन के फिजिबिलिटी को पढ़ते हैं, यानी कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, यह हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन होना और न होना की बात नहीं, यहाँ केमिकल रिएक्शन के स्पीड से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। तो सबसे पहले हम जान लें कि इस चैप्टर में किस प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं। तो रिएक्शंस 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। लेकिन इन 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हम सभी रिएक्शंस का अध्ययन केमिकल काइनेटिक्स में यूजफुली नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। These are the ionic reactions. आयनिक रिएक्शन जो होते हैं ना, वो फास्ट रिएक्शंस होते हैं। आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। They take place very quickly. They take place very quickly. They exchange ions. They exchange
आयंस। तो जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं तीव्र गति से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सोडियम क्लोराइड NaCl सॉलिड को जब हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सिल्वर क्लोराइड AgCl जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में हमें प्राप्त होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में हमें प्राप्त होता है, प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो ये रिएक्शंस आयनिक रिएक्शंस है, क्योंकि NaCl आयनों से बना है, Na प्लस और Cl माइनस। सिल्वर नाइट्रेट भी Ag प्लस और NO3 माइनस से बना है। तो ये आयंस बहुत तेजी से एक्सचेंज होते हैं इस रिएक्शन में और बनाते हैं सिल्वर क्लोराइड एज ए व्हाइट प्रेसिपिटेट दैट डिपॉजिट ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर और सोडियम नाइट्रेट। तो यहां पर जो ये रिएक्शन होता है ना बहुत फास्ट होता है, यानी कि अबाउट 10 to the power -6 सेकेंड में हो जाता है। तो इतना फास्ट रिएक्शन जो कि पलक झपकते ही कंप्लीट हो जाए, ऐसे रिएक्शन का यूज हम लोग बेनिफिशियली नहीं कर सकते हैं। इसलिए वेरी फास्ट रिएक्शन का यूज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में नहीं करते हैं। इट मीन्स वी कैन नॉट डिटरमाइन the rate of such reactions which take place very fast. So it is not use of our benefits. So we do not study these reactions in chemical kinetics. Okay? तो इतना हो गया, अब उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हाँ, तो जो सेकेंड टाइप रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। दूसरा वेरी स्लो रिएक्शंस। These reactions take months or years to complete. These reactions take months or years to complete. मतलब इस प्रकार के जो बहुत स्लो रिएक्शंस होते हैं वो महीनों और वर्षों में पूरे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है कंप्लीट होने में महीनों लग जाते हैं। जब आयरन को हम ओपन में एयर में मॉइस्चर के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो बहुत दिनों के बाद उस पर रस्ट लगता है। इसका मतलब कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए वेरी स्लो रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन का भी अध्ययन हम केमिकल काइनेटिक्स में नहीं करते हैं, यानी कि वी डू नॉट डिटरमाइन सच वेरी स्लो रिएक्शंस इन केमिकल काइनेटिक्स। तो वी कैन राइट हियर वी डू नॉट determine such slow
reactions in chemical kinetics because they are not of our benefits. वे हमारे बेनिफिट्स के नहीं होते हैं, यूजफुल नहीं होते हैं, लेकिन इसलिए हम उन्हें अध्ययन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से वेरी स्लो रिएक्शंस को भी हम स्टडी नहीं करते हैं इसमें। अब जो थर्ड होता है वो होता है मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस। मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस। These reactions are molecular reactions. Moderate speed reactions are molecular reactions. Molecular reactions. Having covalent bonds. Covalent bonds. यानी कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका जो रिएक्शंस होते हैं ना वो मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस होते हैं। यानी कि उनके स्पीड में एक डिफिनिट टाइम लगता है और डिफिनिट टाइम लगने का वजह है बांड का टूटना, पुराने बांड का टूटना और नए बांड का बनना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर लें तो जब हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करते हैं तो प्राप्त होता है अमोनिया गैस NH3। ये जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये दोनों तरफ चलता है। यानी कि जब प्रोडक्ट बन रहा होता है अमोनिया तो उसको हम हटाते जाते हैं, अगर नहीं हटाए तो फिर वापस ये रिएक्टेंट्स बनने लगते हैं। तो ये रिएक्शंस जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एरो दिखाया है एक, यानी कि हमें बताना है कि प्रोडक्ट बनने में इसमें कुछ टाइम लगता है। देखिए ये जो नाइट्रोजन गैस है इसमें नाइट्रोजन एटम्स ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन में भी हाइड्रोजन एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं और अमोनिया में हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में ये नाइट्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक करते हैं, टूटते हैं, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स टेक्स प्लेस। इसमें बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो यहां पर बॉन्ड्स टूटने और बनने में कुछ डिफिनिट टाइम लगता है। तो these reactions takes a definite duration of times when they take place। तो इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में ऐसे ही मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस का स्पीड हम लोग निकालना सीखेंगे। तो we determine the rate of such reactions that take place with a moderate speed। तो मॉडरेट स्पीड से होने वाले रिएक्शंस का ही हम लोग अध्ययन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। तो ये हमारा राइट है। क्लियर? तो
कुल मिलाकर के हम बोलें तो केमिकल काइनेटिक्स में वेरी फास्ट रिएक्शंस का अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल नहीं है। हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट्स प्राप्त करने में दिक्कत होगी, समय बहुत कम लगता है उनको कंप्लीट होने में। उसी प्रकार से जो वेरी स्लो रिएक्शंस है उनका भी उपयोग हम लोग इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत स्लो है। एक रिएक्शन होने में महीनों वर्षों लग जाएंगे, फैक्ट्री बैठ जाएगी। तो हम लोग मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस का ही अध्ययन करेंगे। तो अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है रेट ऑफ रिएक्शंस। तो यहां से हम लोग अब शुरू करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसको हम लोग शॉर्ट में ROR लिखना सीख लें। ROR, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो टर्म है वो बार बार यूज होगा, तो उसके लिए हम लोग ROR यूज करेंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है भाई? तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स with respect to time is called rate of reaction। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जैसे मैंने यहां फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लिखा 2A प्लस 3B ये बनाते हैं 4C, ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें A और B दो रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्शन करने के बाद ये C प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इसमें रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स चाहे प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम कैसे निकालते हैं? तो ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब यहां एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस दूसरे वाले को बाद में हम लोग पढ़ेंगे, पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट ए से भाग दे देते हैं 1/2। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज ए के कंसंट्रेशन में चेंज, यानी कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये होता है। या बी रिएक्टेंट्स के टर्म में हम लिख सकते हैं -1/3 और कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, ये इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट के केस में +1/4
कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा T। तो यहां से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन, जैसे किसी का कंसंट्रेशन दिया हो उससे भी निकाल सकते हैं, या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया हो तो उससे भी हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ ही एक आता है रेट ऑफ एपियरेंस। रेट ऑफ एपियरेंस, तो रेट ऑफ एपियरेंस प्रोडक्ट का निकलता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट एपियर होता है, बनता है, जबकि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन घटता है, डिसएपियर होते हैं। तो प्रोडक्ट का रेट ऑफ एपियरेंस निकलता है और रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसएपियरेंस निकलता है। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ एपियरेंस निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ सी, यहां पर एक ही प्रोडक्ट है इसलिए सी लिख दिए, और भी प्रोडक्ट हो सकता है तो वहां पर जिसका निकालना हो उसको यहां रख देंगे। तो रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी और इसका मॉड। इसमें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लिखते हैं, यानी रेट ऑफ एपियरेंस के केस में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम यहां भाग नहीं देते हैं, बल्कि इसका मॉड निकालते हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। ठीक उसी प्रकार से हम आगे रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए को लिख सकते हैं। ए यानी कि रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ ए विल बी मॉड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी का मॉड डाल सकते हैं। फिर रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ, अब की बार बी का, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये एक्सप्रेशंस है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का, रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालने का, और रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स का निकालने का, ये फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से हमने रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए ये एक्सप्रेशंस है। अब इस पर हम जो है कुछ एग्जांपल देंगे रिएक्शंस का। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? तो आपको पता ही होता है कि जो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो हम एक्सप्रेशन से ही निकाल सकते हैं। जैसे ये यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, ऊपर में था कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन अपान नीचे में था टाइम, तो ये हो गया टाइम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर अपान टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अब इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। आगे जब रिएक्शंस गैसियस फेज में हो, यानी कि इन केस ऑफ गैसेस, वहां पर हम पार्शियल प्रेशर का यूज करते हैं, यानी कि प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लिख सकते हैं हम लोग ATM अपान, नीचे में टाइम के लिए सेकेंड, तो ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकेंड इन केस ऑफ गैसेस, ये यूनिट हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके दो यूनिट बनते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और गैस के केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद